हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टॉक मार्केट की बात तो करते ही हैं, पर स्टॉक मार्केट एक रेत की तरह है कि जितनी जोर से उसको आप पकड़ने की कोशिश करोगे उतना हाथ से फिसलता जाएगा। तो मनी बुल होने से पहले हमें नॉलेज बुल भी बनना पड़ता है। हम हर कोई चाहते हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट की हम बात करें, पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो फॉलो करते हो, जो पैसे बनाए हैं, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से इर्द गिर्द भी जो है फिलोसफिकल हो, स्पिरिचुअल हो, या उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बुक्स पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में दोबारा एक बुक मैंने विजिट करी है। ये बुक एक तरह से जब मैं मतलब ट्रेनिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग सर्विस निकालने के बाद जब एक ट्रेनिंग हो रही थी हमारी नांगल डैम में, भाखड़ा नांगल डैम में, तो उस वक्त मैं दिल्ली से मैं ट्रेन पकड़ के जा रहा था नांगल। तो उसी दौरान मैंने देखा कि यार ये फ्लूइड है, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैं बोला यार ये इसमें भी मतलब कि कोई नॉवेल हो सकती है क्या, ये आशीष जायसवाल की। फिर मैंने देखा कि यार इसमें तो ये जो चीज़ है कि अप्रोच जीनियस के द्वारा जो सेंचुरी से, फिर अंदर देखा लियोनार्डो डा विंची और ये वो लिखा हुआ है, तो मतलब चलो टाइम पास अच्छा हो जाएगा, ले लेते हैं किताब। तो मैंने ले ली। पतली सी किताब है, पर दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये जो किताब है हैज़ बीन ए इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग द वे आई थिंक। मेरी एकदम पूरी तरह से सोच को इस किताब ने बदला है, परिवर्तन किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, और जिससे कि आप लोग भी इसको खरीद के या इसके जो एसेंस हैं उसको मेरे वीडियो से सुन के समझ सकें। तो जैसे मतलब कि नॉर्मली हम लोग सबके साथ होता है कि यार सबसे पहले जो है ऐसा कुछ काम करें जो घर वगैरह, मिडिल क्लास माइंडसेट जो रहता है कि पहले हमको मतलब कि ऐसा नौकरी करना है, उससे रिलेटेड पढ़ाई करना है, कोर्स करिकुलम की किताब हम लोग पढ़ते हैं। बट उसके इर्द गिर्द भी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो और हम लोग को मतलब कि जैसे शुरुआत से ही अब 10वीं के अंदर में मान लो मेरा साइंस के अंदर में 100 में 97 आ गया, और साइंस में इंटरेस्टेड भी था तो साइंस ले लिया डेफिनेटली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और बायोलॉजी इसलिए नहीं क्योंकि 9वीं में ही जो है बहुत सारे फाइलम वगैरह रटा रटा के एकदम इंटरेस्ट तो आता था, खाने पीने की चीज़, विटामिन, न्यूट्रिशन, खून, ये वो। पर फिर भी इतना सारा किसमें लैरिंग्स है, किसमें फेरिंग्स है, किसमें वर्टिब्रे है, ये वो करके हम हाथ जोड़ लिए भाई कि भाई इतना नहीं रटा जाएगा मेरे से। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हालांकि वो रटने का एलिमेंट थोड़ा बहुत था, पर इतना नहीं था। वो आपको मतलब कॉन्सेप्ट सीख जाओ, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, आपका ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट एकदम सेम टू सेम उसी तरह से है। तो हम लोग मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें एप्लीकेशन पार्ट है। मुझे एप्लीकेशन मेरा मतलब कि सब कभी से ही मतलब अच्छा रहा है कि मैं एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट कम से कम सीखूँ और उसको एप्लीकेशन जो है करूँ। तो उस सेंस में मतलब कि फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। मैथमेटिक्स भी मोरलेस उसी तरह का है। तो वो थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स में रूप मतलब कि रूपरेखा उस तरह से नहीं निकल के आती है, पर जो है वैसे ही है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे कि ये एक जो किताब है फ्लूइड, तो वो क्या बताती है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी किताब है, आशीष जायसवाल के द्वारा लिखी गई है। 2018 में मैंने पढ़ी थी। तो इसमें ये जो मुख्य भूमिका बनाते हैं कि भाई स्टार्ट करते हैं मालविना रेनॉल्ड से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई एक लिटिल बॉक्स बोल के एक गाना है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा यार, बुक को बताएंगे तो, ठीक है। कि मालविना रेनॉल्ड की लिटिल बॉक्स का जो एक फेमस गाना है, ठीक है। तो 1900 में पैदा हुई सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ये जो है पीएचडी थी। अब पीएचडी थी, सोशल वर्कर भी थी, इसने दर्जी का काम भी किया था, बम फैक्ट्री में भी काम किया था। और हम लोग को तो बोला जाता है भाई जो दर्जी रहेगा वो गाना कैसे लिखेगा, या फिर जो है इसने जो है 50s में, अर्ली 50s में मतलब 51-52 की होगी, तब जाके उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के अंदर में म्यूजिक थियरी पढ़ी। और जो है हम लोग तो कौन जाएगा 50 में, कोई जाओगे। फिर उसने कंपोज करना चालू किया, गाना चालू किया अपना लेट 40s में ही। और जो लिटिल बॉक्स बोल के नामी गिरामी गाना जो था वो 62 में उसने कंपोज किया था। तो 62 तक आते आते तो हम लोग सारे अपने जो भी है कह देंगे इस तरह से कि बस इस जीवन में नहीं हो पाएगा। हम लोग तो अभी 30-35 साल की उम्र में ही ऐसे कह देते हैं कि बस अब इस जीवन से हो गया जो करना था ठीक है। तो ऐसे हार नहीं मानना है। और मालवीना ने और भी मतलब बहुत सारा काम किया, सिविल राइट्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग और ये वो, मतलब एक्टिविस्ट टाइप की भी रही थी। और 70s में उसने 20 कंसर्ट करती थी एक साल के। और जो है मरने से पहले बहुत सारे काम वाम किया उसने। तो ये कह रहा है कि मालवीना रेनॉल्ड्स जो थी वो फ्लूइड थी। और जो है उसके बारे में वो मतलब एक तरह से ये लिखते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं। अब बोलते हैं फ्लूइड का कंसेप्ट समझ गया, तो एंटी फ्लूइड क्या होता है भाई। तो एंटी फ्लूइड जो है अभी उसके बारे में एक 3 फिक्शन स्टोरी बताते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर्टिस्ट ओनली डू आर्ट्स, ठीक है। और जो साइंटिस्ट ओनली डू साइंस, बिजनेसमैन ओनली डू बिजनेस। ये 3 कहानी ये फिक्शनल कैरेक्टर्स बना के ये जो आशीष जायसवाल है उनको पोर्ट्रे करते हैं कि कि मतलब ये जो हम लोग दिमाग में बैठा लिए हैं कि यार ये आर्ट्स वाली है। जैसे मतलब हम लोग नहीं सोचते हैं कि यार मैं जो है मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला जो बच्चा होता है वो साइंस लेता है, साइंस में भी कंप्यूटर साइंस लेता है, बाकी को हाँ होगा, ये क्लरिकल काम है, खाता वही ये वो, चलो ठीक है कर रहे हैं। पर आर्ट्स वाले क्यों करते हैं पता नहीं, ये तो एकदम ही कोई ज़रूरी नहीं है। इतिहास के बारे में पढ़ के या लड़ाई झगड़ा देख के क्या होगा। तो इस तरह की जो सोच होती है वो मतलब बता रहे हैं कि गलत होती है, क्योंकि जो है फ्लूइड माइंड है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई हमको स्टॉक का आइडिया अगर मिलना है तो जस्ट हमको स्टॉक से रिलेटेड ही लेना पड़ेगा डिस्कशन में। इस तरह की ये जो डिस्कशन हो रही है, वीडियो हो रही है, अभी मैं जो कर रहा हूँ, उसको सुनने से क्या फायदा है। तो वो मतलब सकरा सोच है आपका, तो उसको माहौल को ब्रेक करता है ये बुक। तो उसके बारे में बताता है कि आर्टिस्ट कैन ओनली डू आर्ट्स। इसमें 2 कैरेक्टर को इसने लिया है, मृगनयनी और ऋषि, ठीक है।
तो वो मिलेनियो जो है रहती है वो मैथमेटिकल रहती है मतलब, और ऋषि जो रहता है वो आर्ट साइड से रहता है, तो जैसे बागी टाइप के रहते हैं। तो ये किताब आप लेके पढ़ लेना। फिर साइंटिस्ट ओनली डू साइंस, इस पर भी बताया उन्होंने। बिजनेसमैन ओनली डू बिजनेस। फिर इस तरह से हम लोग जब अपने आप को एक संकुचित दायरे के अंदर में, बक्से के अंदर में बांध लेते हैं कि हम लोग बस यही करेंगे, तो किस तरह से जो है हमारा जो भी हम काम करने जाते हैं वो फेल हो जाते हैं उसमें, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फिर लास्ट में ये बताते हैं। ये एक चैप्टर है मतलब एक तरह से एंटी फ्लूइडिटी, कि भाई ये क्या है, कि ये एक गलत दिशा जो हमारे एजुकेशन में चली गई है वो क्या है, कि चाहे वो कह रहे हैं आर्टिस्टिक हो, साइंटिफिक हो, कमर्शियल हो, और जो भी मतलब तरीका हो, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर में हम अपने आप को बांट लिए हैं हम लोग। तो वो चीज़ के बारे में सबसे पहले बात की थी 1959 में ब्रिटिश साइंटिस्ट और नॉवलिस्ट चार्ल्स पर्सी स्नो ने। वो अपनी किताब जो है द टू कल्चर्स एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में करते हैं कि भाई वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे थे, और वो दोनों से इंटरेक्ट करते थे, कभी साइंटिस्ट से और कभी मतलब दिन में वो साइंटिस्ट से बैठते थे और शाम को वो लिटरेरी अपने जो दोस्त हैं लिटरेचर वगैरह के उससे बैठते थे। तो उनके पास में ये अवसर था कि वो दोनों ग्रुप से इंटरेक्ट करते थे, और उन्होंने ये पाया कि भाई दोनों ही मतलब इंटेलिजेंट होने के बाद में मतलब कंपेरेबल हैं, और रेस में भी आइडेंटिकल हैं, और सोशल ओरिजिन जो सामाजिक जो वहाँ से आ रहे हैं वो भी सेम है, और लगभग सेम कमा भी रहे हैं, पर फिर भी एक दूसरे से इंटेलेक्चुअली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और इनमें जो है इंटेलेक्चुअल, मोरल और साइकोलॉजिकल नज़रिए से कुछ भी मतलब बराबर नहीं है, सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बारे में कि अगर आप लिटरेरी फ्रेंड से अगर बोल दें कि भैया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानते हो, तो वो बोलेंगे नहीं भाई हमको क्या मतलब है। और उसी तरह से आप अगर साइंटिस्ट वगैरह से जो डिस्कस करते थे तो भाई कि बोले कि शेक्सपियर की कभी किताब आपने पढ़ी हो, तो बोले नहीं पढ़े हैं। तो ये एग्जैक्टली सीन हम लोग के साथ में भी था कि अगर जो मान लो जेवियर्स वगैरह में नहीं पढ़े हैं, उस तरह से नहीं पढ़े हैं, तो अभी जब तक हमारे जनरेशन में जो हम लोग आए हैं स्कूलिंग करके, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिलेनियल, तो मिलेनियल लोग के साथ में यही दिक्कत रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कंक्लूड किया कि लैक ऑफ एक्सपोजर टू अदर एकेडमिक सर्कल रिजल्ट इन बोथ फीलिंग हॉस्टाइल एंड टू हैव डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ अदर, कि आप दूसरे के बारे में जो अवधारणा रखते हैं वो भी मतलब आपकी बहुत ही गलत हो जाती है। ठीक है, नॉन साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट को ऐसे सोचते थे कि भाई ये तो घमंडी लोग होते हैं और ये होते हैं, इनको जो है इंसानी कंडीशन इमोशंस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, जबकि साइंटिस्ट लोग नॉन साइंटिस्ट के बारे में ऐसा सोचते थे कि भैया ये लोग ना आगे का नहीं देख सकते हैं, और जो है उनको कोई पता ही नहीं है कि भाई दुनिया कैसे तरक्की कर रही है। ठीक है, तो 2009 में जो हमारे इंडियन ओरिजिन के स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे जो नोबेल प्राइज भी जीते थे केमिस्ट्री में, वेंकट रमन रामकृष्णन, कहते हैं कि मतलब राइबोसोम की स्टडी के लिए जब उनको मिला था ये नोबेल पुरस्कार, तो वो उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था कि भाई बच्चे आज के डेट में बहुत जल्दी स्पेशलाइज कर रहे हैं। आप 6th क्लास में ही बच्चों को फिर IIT की तैयारी करने के लिए भेज रहे हो, या ये जो मतलब इतनी जल्दी स्पेशलाइज कर रहे हो। तो बोलते हैं ये जो चीज़ है ये मतलब कि बहुत भयावह है, ये जो गैप और दोनों का जो ये है वो और बढ़ाएगा। तो रामाकृष्णन ने बोला कि हमारी जो डिसिप्लिन है उसको हम लोग जो है बांट लें दायरे में, ये बहुत ही गलत है। तो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप देखे होंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वगैरह आई है। ठीक है, पर हम यहाँ पे वो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में ना बोल के हम अपने पर्सनल कंटेक्स्ट में हम लोग इसको लेते हैं कि भाई हम लोग स्पेशलिस्ट जो बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नहीं है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है क्या मतलब हम अपने मास्टर बन जाए अपने डिसिप्लिन के, तो वही सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इसके लिए हमको मतलब कि ऐसा जो है अगर हम लोग पीछे से देखें कि जो ह्यूमन का जो एजुकेशन है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको हमने समझने की कोशिश करेंगे, तो 2000 से 7000 साल पहले जो उद्भव हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स का, कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को पढ़ाया है, तो आपको मतलब कि एहसास होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी, इंटरकनेक्टेडनेस से उनका जो है, जैसे अरस्तु अरस्तु का एग्जाम लीजिए, ये प्लाटो का लीजिए, सुकरात का लीजिए, ये सारे जो चीज़ें हैं वो मतलब जो सिकंदर महान के एक तरह से जो भी शिक्षक वगैरह रहे हैं, तो इन्होंने जूलॉजी, बोटनी, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, पोएट्री, थिएटर, म्यूजिक, मेडिसिन, सब चीज़ पे मतलब कि अपना ये किया। पॉलिटिकल साइंस पे तो करते ही हैं। तो ये जो चीज़ है, जैसे जैसे हम लोग और डेवलप होते गए हैं, हम लोग और मतलब उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करके और स्पेशलाइजेशन करके फिर हम लोग मतलब अपने आप को बहुत सकरा कर लिए। मगर वो कह रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ नया कटिंग एज पे जब काम होता है वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में ही होता है। इसीलिए हमको देख रहे होंगे कि जो है बहुत सारी IIT में इस तरह का मॉडल आ रहा है कि ये करेंगे। ठीक है, जैसे हार्ट सर्जन को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या हो रहा है। फिर हम लोग इस तरह से आइलैंड में जी रहे हैं अपने आप में। ठीक है, और हम रिलेक्टेंस भी हम दूसरे के साथ इंगेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जिद्दी है, हमारे अंदर घमंड है। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम ही सुपीरियर हैं टाइप से, और दूसरे का जो वर्क है उसको लगता है कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे ही डिसिप्लिन के चलते चल रही है। ठीक है, तो यही जो बाउंड्री जब चैलेंज होती है तो विवाद उत्पन्न होते हैं। तो यही चीज़, सारी चीज़ ये लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई, मगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा की प्रगति का इतिहास बताता है कि इस तरह के लोग रहे हैं मानव सभ्यता में कि जिन्होंने अपने आप को किसी वैचारिक जकड़न में अपने आप को कैद नहीं कर रखा हो। वो वैसे जिज्ञासु लोग थे जिन्होंने अपनी सीमाओं को लांघ
खुद के बनाए नैये में बैठकर खोज को लिए निकल पड़े। ठीक है, तो उन्हीं की यही काबिलियत को हम यहाँ पे फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड थिंकर्स। तो वे एडवेंचरर्स थे, उफनते समंदर में भी उनके हौसलों को रोक नहीं पाया, वह नीडर थे, निकल पड़े अपनी खोज में। ठीक है, तो बेबाक लोग थे, वो दुनिया क्या बोलेगी नहीं बोलेगी उसको नहीं करके, तो एक तरह से मुसाफिर की तरह निकल पड़े कि भाई हमको जो है जो भी है ये सोच उसको उसके हिसाब से हम अपने आप को नहीं ढालेंगे, हम अपने हिसाब से दुनिया को ढालेंगे। ठीक है, तो वही सोच इसको फ्लूइड बनाती है। तो अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं कई इसका कि आर्टिस्ट डूइंग साइंस। तो ये जो है इसमें लियोनार्डो डा विंची की बात करते हैं। फिर यहाँ पे वॉन गोएथ की बात करते हैं कि भाई जो लियोनार्डो डा विंची था वो इस तरह से नहीं है कि भाई वो सिर्फ एक ही चीज़ का पेंटिंग करता था। वो पेंटिंग, उसका ये कहना था लियोनार्डो डा विंची की, जो मेरे पेंटिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसको मत दिखाना जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती हो, समझ रहे हो। तो वो एक तरह से वो बता रहा है कि जो आर्ट्स है वो भी मतलब एक तरह से पूरी इससे है। तो हम लोग जो है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में अपने आप को दिमाग में बांट लिए हैं कि भाई मेरा लॉजिकल है, मेरा इमोशनल है। तो ये जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं डिग्रास टाइसन, नील डिग्रास टाइसन, वो कहते हैं इस तरह ये सारी चीज मिथ है, इस तरह का कुछ लेफ्ट ब्रेन ये वो नहीं होता। ठीक है, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, पर ये एक मिथ है स्यूडो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इंटरनेट में फैलाया हुआ कि भाई लेफ्ट ब्रेन इसके लिए होता है लॉजिकल के लिए, और राइट ब्रेन इमोशन के लिए, प्यार के लिए होता है, ये वो। ठीक है, तो उस तरह से वो ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे ये अपना जो लियोनार्डो डा विंची था वो इटली के अंदर में एक तरह से 1499 के समय जब फ्रेंच लुई राजा था उस वक्त में आपका वेनिस के अंदर में ये मिलिट्री इंजीनियर था जो कि मान लीजिए इधर उधर से पढ़ के आया था, और इसने मतलब गोल्डन हॉर्न ब्रिज डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, तो इस तरह का डिज़ाइन वगैरह, तो जो कि एक्सेप्शनली एडवांस था उस समय के मुकाबले में। तो वो कह रहे हैं कि भाई लियोनार्डो डा विंची जो था वो आर्किटेक्ट भी था, इंजीनियर भी था, मैथमेटिशियन भी था। ठीक है, और आर्टिस्ट पेंटर तो था ही। तो बहुत सारी चीज़ उसके अंदर में मतलब जो चीज़ थी वो था, वो मल्टी डिसिप्लिन, उसको मेटलर्जी की भी नॉलेज थी, लैटिन भी आती थी, एनाटोमी भी आती थी, एरोडाइनमिक्स भी आती थी। तो जो है उसका मान लीजिए कि इतना दायरा था, तो वो जो है बहुत बड़ा था। उसका बायोलॉजी भी मतलब कि वो जब पहले तो जो एक तो लियोनार्डो विंची को मतलब उसमें भी माना जाता है कि एनाटोमी में भी बहुत बड़ा है। बायोमैकेनिक्स की जो आज का एक फील्ड चल रहा है हमारा, क्योंकि वो भी एक तरह से उसी ने ये किया। और उस समय मतलब ये था कि पोस्टमार्टम वगैरह भी जो है वो काट काट के जो मतलब लोग मर जाते थे उसको भी देख देख के उसके अंदर में जिज्ञासा थी। तो मतलब वो क्या ये कह रहे हैं किताब में जो एंड में भी यही कहेंगे कि लियोनार्डो डा विंची जीनियस था इसलिए वो सारी चीज़ कर पा रहा था, वो बात नहीं है। उसको सारी चीज़ में इंटरेस्ट था, वह चीज़ को वो रिलेट करके बाकी सारी चीज़ों में मिक्स करके तब वो जीनियस है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ जो भी पढ़ रहा था एक दूसरे से उसको लिंक करके एक चीज़ का इंस्पिरेशन दूसरे में उतार सक रहा था, इसलिए वो जीनियस है। तो हम लोग तो जो है अपने आप को बांट लेते हैं कि भाई हम जो स्टॉक मार्केट सीखने आए हैं तो हम बस खाली स्टॉक मार्केट का वीडियो देखेंगे और इस तरह की फालतू किताब का या वर्णन नहीं देखेंगे। तो उसमें यही दिक्कत है कि आप अपने आप को एक रिजिड ढांचे के अंदर में बांट लिए हो। तो इस किताब से रिलेटेड जो मेन एसेंस था, मैसेज था, वो मैंने मतलब आप लोग को दे दिया है। इसमें भी वो भी बात करते हैं, गोइथे हैं जो कि लॉ किए हुए थे, बहुत बड़े मतलब कि वो भी राइटर रहे हैं। तो उसने अपनी एक राइटिंग्स जो है लिखी थी, वो अभिज्ञान शाकुंतलम से इंस्पायर्ड थे। ठीक है, जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपना फिर वो गार्डनिंग किए, वो गार्डनिंग में चले गए। गार्डनिंग से उन्होंने एक जो है प्लांट्स और इसकी जो है 1000-2000 मतलब स्पेसिमेंट्स वगैरह पढ़ी। तो उनकी कोई फॉर्मल बोटनी के अंदर में पढ़ाई नहीं हो रखी थी, उसके बावजूद भी उनको जो इंटरेस्ट है उन्होंने एक तरह से इतना नॉलेज उसका ले लिया कि मॉर्फोलॉजी जो है वो एक लॉ स्टूडेंट जो है मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई मतलब कर पाया। तो आज के डेट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे को लिमिट कर देते हैं कि भाई ये है तो एक सुई भी लगाना है तो डॉक्टर आके लगाएगा, उस तरह की वहाँ पे चीज़ नहीं थी। ठीक है, रेगुलेशन होना चाहिए, पर ओवर रेगुलेशन करने से क्या होता है कि आपका जो है उत्थान जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे वो मॉर्फोलॉजी वही स्टडी है, स्टडी में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें वो बताता है। फिर एक ये भी बताता है कि वो एथेन रियल साइंस के नाम पे जो है ना वही जो चीज़ की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की, मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्लांट्स जो है उसका एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। मतलब वो लॉयर भी था, उसने नॉवेल भी लिखी, मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्लांट्स वगैरह भी मतलब जो साइंटिफिक स्टडी भी करी। और वो कह रहा है कि यही साइंटिफिक स्टडी बेसिस बनी चार्ल्स डार्विन के लिए, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। तो वो चार्ल्स डार्विन जो है वो गोएथे के काम से ही इंस्पायर होके, जो कि कॉमन एंसेस्ट्री, इनका ये कहना था कि जो गोएथे का ये काम था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब इनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। जैसे हम हमारे पास भी हाथ हैं और एक चमगादड़ के पास में भी पंख है, तो और जो एक वेल है जो मतलब ब्लू वेल है उसके पास में भी मतलब फ्लिपर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम सेम पूर्वज से आ रहे हैं। तो ये गोएथे का जो आइडिया था कॉमन एंसेस्ट्री का, अब वो इंस्पायर्ड किया चार्ल्स डार्विन को उसके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कैसे आर्ट से वो गार्डनिंग में, गार्डनिंग से मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी से साइंस में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजी में चीज़ें मतलब कि किस तरह से आई। फिर उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा, उसके बाद उस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पे मतलब कितने डेवलपमेंट होते गए। तो इस तरह से जब भी कोई कटिंग एज निकलती है, कटिंग एज का नाम ही कटिंग एज इसलिए रहता है क्योंकि वो एक नया फील्ड काट के निकाल रहा होता है।
ठीक है, तो उसी तरह से हम लोगों को अपने आप को बांध के नहीं रखना है। हम लोग मतलब कि क्या होता है जो है कि जब एक आइडिया को दूसरे आइडिया से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटरमिंगल करेंगे और उसको डेलिब्रेट करेंगे, और जो है इसी आइडिया पे इस बुक में मतलब पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड, क्योंकि ये जो है बहुत सारी चीज़ों को आपको करेगा। तो अब यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई लोग।